शिक्षक की सर्वोच्च कला रचनात्मक अभिव्यक्ति में खुशी और ज्ञान को जगाना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मानना था। नमस्कार, उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपको मिलवाते हैं एक अध्यापक या अध्यापिका से जो कि अपने नवाचारों से शिक्षा में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश अटवाल जी। डॉक्टर कमलेश अटवाल जी, आपका स्वागत है। Kamlesh Atwal is the co-founder and academic coordinator of Nanak Matta Public School. He is the program lead of proposed Rural Teaching Fellowship, Himalayan Fellowship for Educational Transformation. Kamlesh is one out of 12 entrepreneurs in the current TFIX cohort. These are supported through incubation program to launch high impact fellowship in their context. After completing his graduation from Bareilly College, he went to Jawaharlal Nehru University for Masters in International Relations. He completed his MPhil and PhD from School of International Studies at JNU. He got University Grant Commission Junior Research Fellowship. He also completed a diploma in mass communication from the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. Now, along with his team, like-minded people and organizations, Kamlesh is attempting to make school learning joyful and holistic. So, कमलेश जी, आपके बारे में जो इतना मैंने पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुई हूँ और मेरा मानना है कि आप जैसे टीचर्स अगर हमारे साथ यहाँ होते हैं और लोग उनके बारे में जब जानते हैं तो अवश्य ही कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। तो यहीं से जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आपका मैंने देखा आपने पीएचडी की और उसके बाद यहाँ पर है नानक मत्ता पब्लिक स्कूल उत्तराखंड में। लोग अधिकतर पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट, और खासकर जेएनयू से करने के बाद अधिकतर प्रोफेसर की तरफ बढ़ जाते, प्रोफेसरशिप बनने की। तो आपका जो सफर है यहाँ से वहाँ कैसे हुआ, ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है और आप कृपया शेयर करिए हम सबके साथ। थैंक यू उषा जी इस मंच पे बुलाने के लिए। और जो आपने सवाल पूछा है ये मतलब अपनी जर्नी को दोबारा से याद करने जैसा है जी। और उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हम जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं नानक मत्ता में, तो यहीं से हम लोगों की स्कूली शिक्षा हुई थी। और इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हम गए और अपने ही क्लासमेट्स में, अपने ही यूनिवर्सिटी के साथियों में जब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे तो देखा कि बहुत ज्यादा अंतर था हम लोगों में, बहुत सारी चीजों को लेके सीखने को से या जो भी एक्सपोजर हम लोगों के पास था। तो उस दौरान ये समझ में आया कि स्कूल एजुकेशन एक बहुत जरूरी और बहुत ही प्रभावित करने वाला, जो आपके पूरे कैरियर को सेव करता है, आपकी पूरी समझदारी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को एक तरह से चेंज करता है। तो ये समझ में आया कि स्कूल एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उस दौरान कुछ एक घटना हुई हमारे एक साथी के साथ, और उन सारी घटनाओं ने फिर हम लोगों को कम से एक इस तरह से मोटिवेट किया कि हमें जाके जो कुछ हम सीख पा रहे हैं या हमें लग रहा था उस समय तक हमने सीखा है, उसे हमें अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ साझा करना चाहिए। और शायद हम जो भी शिक्षा में जो कुछ हो रहा था वहाँ पे, स्कूली एजुकेशन में जो कुछ हो रहा था, हमें लगता था कि हम अच्छा कर पाएंगे। हमारे पास जो एक्सपोजर है, हमारी टीम के पास जो एक्सपोजर है, जिन लोगों ने इस स्कूल की एक तरह से शुरुआत करी, तो ये एक आइडिया था स्कूल की शुरुआत करने का और जेएनयू से दोबारा अपने गांव आने का। पर
देखिए, एक स्टूडेंट थे आप, है ना? जो भी बोलो, प्रोफेसर जो भी होता है शुरुआत में तो स्टूडेंट जैसा ही होता है ना। तो वहां से लेके एक स्कूल बनाना, है ना, ये चुनौतीपूर्ण रहा होगा, अवश्य ही चुनौती, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस एज सच टीचिंग का नहीं था खासकर। तो और स्कूल बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें इतने बच्चे आएंगे, उनका करिकुलम डिजाइन करना, मतलब इट्स अ मैसिव प्रोसेस। तो कैसे आपने कैसे सोचा, मतलब इतना बड़ा स्टेप आसान नहीं है। हाँ उषा जी ना, क्योंकि आपने स्कूलिंग सिस्टम्स को और इस तरह से देखा है, और पता नहीं ये सौभाग्य था हमारा कि हमने स्कूल को इस तरह से सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी चीजें होती हैं। तो ये शायद प्लस पॉइंट था कि हम लोग आ गए और बिल्कुल फ्रेश थे सब लोग, बहुत अभी 3 को फाउंडर इसमें से चंद्रशेखर और कमलेश जी साथ में हैं अभी। ओह तो गुड। हम लोग बहुत एनर्जी के साथ आ गए और हमने ये शुरुआत करी। तो वो कैसे हुआ, मतलब वो हम सीखते गए, चैलेंज आते गए, हम उनसे सीखते गए। तो अभी भी मैं, और इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग तो अपने आप में बहुत टफ काम है, मतलब जिन लोगों ने आजादी के बाद देश के इंस्टीट्यूशंस बनाए, और जहां भी हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात करते हैं वो तो बहुत टफ चैलेंज होता ही है। तो वो सच में चैलेंज था और वो अभी भी चैलेंज है। तो अभी भी हम कहें कि जो 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 विजन्स को लेके, जो चीज देख के हम आए थे ग्राउंड में, तो वो अभी चल रही है, वो अभी इवॉल्व हो रही है, और हमें भी नहीं पता है कि क्या वो कैसे इवॉल्व होगी और स्कूल कैसा दिखेगा इस पूरी प्रोसेस में। तो डेफिनेटली एक चैलेंज था, लेकिन हम लोगों के साथ हम लकीली कम्युनिटी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। जिस समुदाय में हम थे, लोग हमें जानते थे, लोगों ने बहुत सपोर्ट हाँ किया, पेरेंट्स ने हम पे विश्वास दिखाया, और हमारे पास मतलब इस तरह सा कुछ कोई एक इस तरह का प्रेशर नहीं था खोने को कुछ, सब कुछ एक तरह से शुरुआत करना था। तो वो बहुत सारी एनर्जी के साथ, और वो एक चलता रहा आगे आगे। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि ये बहुत मैसिव टास्क है। डेफिनेटली क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाना, जब आप स्कूल जैसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो, तो सिर्फ आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है, तो आपको पेरेंट्स से डील करना होता है, आपको उस कम्युनिटी के बहुत सारे जो मॉरल एथिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको चलना होता है। और सबसे बड़ी बात एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो उसमें काम करना होता है। शायद हमें भी अंदेशा नहीं था। इसको कहते हाँ हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। क्योंकि हाँ जब तो हमें ना पता होता है कि ये जो है ना, ये रास्ता भी कठिन है, हम जा नहीं 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 करना, है ना। यहाँ तो पता ही नहीं था, तो आप लोग चल हम्म, पड़े, तो ये बहुत ही अच्छा रहा, मैं कहूंगी। क्योंकि एक हाँ बार जो देख लेता है ना, सारे बाप रे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, नहीं 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 खोलना, है ना। पर आपने चूंकि वो शायद इतना भीतर से नहीं देखा था, तो वो हम्म, आप चल पड़े, और बहुत ही अच्छा हुआ मुझे लगता है, जिससे कि अब इतने बड़े बड़े काम आप लोग कर पा रहे हैं, है ना। अगर डर जाते तो शायद ये संभव नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसी चुनौतियां आपके सामने आई, क्या क्या, मतलब कैसा लग रहा था उस समय, अरे बाप रे ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। कई एक दो इंसिडेंट्स ऐसे होंगे कि फिर उसको रोड ब्लॉक कहते हैं ना, फिर वो क्लियर हुआ, फिर हम आगे बहुत बढ़े। बहुत ज्यादा उषा जी ना। जैसे हाँ। पहली बात तो ये थी कि हमने जो अभी हम 3 लोग हम बात कर रहे हैं या 4 लोग, हमने कभी स्कूलिंग मतलब हमने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं था। हम्म। या यूनिवर्सिटीज में तो कभी मतलब सीनियर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस किया, अपनी पीएचडी का प्री पीएचडी के पार्ट में उनकी क्लासेस दी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना हमने कभी नहीं पढ़ाया था। तो ये तो चैलेंज था ही कि स्कूल में रोते हुए बच्चे आते हैं, उनके साथ एंगेज होना है, और मतलब तो ये बड़ा चैलेंज था। तो और आपने दूसरा था ना, बिल्कुल छोटी क्लास से शुरू किया। हाँ हमने छोटी से लेके ओ, बड़ी तक तो क्लासेस थे आप बड़े। लोग कैसे उन बच्चों को डील किए होंगे? छोटे हाँ बच्चे जो रोते हैं वो तो। हाँ, तो ये बस ऐसा ही था, सीखा, चैलेंजेस आए। क्या और बात। तो एक तो चीज ये थी। दूसरा एक चैलेंज ये था कि जब आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो आपको इकोनॉमिकली भी बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत हम्म। होती है। तो क्योंकि शुरुआत में हम लोगों के पास सच में संसाधन भी इस तरह से नहीं थे, लेकिन वो सारी चीजें मिलके कि एक ऐसा स्कूल बन गया कि अगर शायद ये परिस्थितियां नहीं होती तो ऐसा स्कूल नहीं बन पाता, और शायद जो कुछ हम कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाते। तो सब चीज शायद ये एक एक बैकग्राउंड है, हमारे इवॉल्व होने की प्रोसेस है। तो वो अभी तक इवॉल्व हो रहा है, नहीं तो शायद हम एक इंस्टीट्यूट बन चुके होते, और फिर उसमें बहुत सारे स्पेसेस नहीं होते कि चैलेंजेस आ रहे हैं, आप कैसे उससे कैसे अपने आप को चेंज करोगे, अपने मेथड्स कैसे चेंज करोगे, नई तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो शायद उसी का एडवांटेज ये था कि अभी तक वो सारी चीजें हम लोगों के साथ चली रही हैं
कि चैलेंज आ रहे हैं और हर डे या हर वीक मंथ में उसको तो फेस किया जा आप रहा है। लोग ना चारों यंग हैं, है ना? और एक जब इंस्टीट्यूट खोलते हैं ना, यंग ब्लड होता है ना, हम ये करके दिखा देंगे, हम ये करेंगे ना, वी ऑलवेज से दैट वे। हम्म। तो आप लोग क्या विजन लेके चले, क्या आप चाहते हैं, आपका स्कूल कैसा हो और कितने साल हो गए हैं अब? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 9वां साल है, अच्छा। 9वां ईयर में हम लोग हैं। और विजन्स, उषा जी, ये भी बड़ा मजेदार है। जैसे एक स्टूडेंट की जर्नी होती है, तो अभी मेरे साथी यहाँ पे हैं और इनके साथ अब हम लोग अपने आप को टीचर्स नहीं कह पाते हैं, हम अब आप अपने आप को लर्नर ही बोलते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने को लर्नर बोलते हैं और हमें भी लर्नर ही कहा जाता है। तो 9 साल पहले जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज की जो जर्नी है, तो विजन जो हमारा है वो बड़ा चेंज हुआ है। तो पहले हमारा ये था कि मैं सच बताऊं कि पहले जब हम इस मैंडेट के साथ या ये समझ के आए थे कि हम अपने बच्चों को देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भेज देंगे, या हमारे बच्चे ऐसा कर लेंगे, हम सब कुछ उनको पढ़ा देंगे, हम सब कुछ करा देंगे। हम्म। लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले 4 सालों में ये चीज डेवलप हुई है, जिसको हम कहते हैं कि सुखराज जब कहा करते थे कि रियलिस्टिक हो रहे। हाँ, मतलब रियलिस्टिक के साथ साथ एक समझदारी ये भी आई है कि आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, यस। सो आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो अब ये समझदारी आई है कि आपका काम एक अलग तरीके का काम है। टीचर्स का जो काम है वो एक अलग तरीके का काम है। पढ़ाने से ज्यादा आपको उनको वो स्पेस देना है जिसमें वो सोच सकें, ब्रॉडन डिसीजन ले करें। सकें जी। तो अभी जो हमारा विजन है वो यही है कि जो स्कूल एजुकेशन हो वो होलिस्टिक हो। जब मैं कहता हूँ होलिस्टिक हो, तो वो अपनी कम्युनिटी से भी बहुत ही कंफर्टेबली और हार्मोनाइज तरीके से डील कर पाए। और जिस भी बैकग्राउंड से वो आते हैं, स्कूल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सा ना रहे। स्कूल एक एक ऐसा स्पेस रहे कि जो बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए। और और खुशनुमा माहौल हो, ओपन हाँ, अप हो आपसे, है ना, इस हाँ, तरह। एक एक तो ये है। दूसरा जो विजन अभी जिसको मैं और अगर जरा सा डिसेंट्रीगेट करूं और तोड़ूं, तो हम ये कहते हैं कि जरा सा एक संवेदनशीलता, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट्स में हो जब वो सिटीजन्स के रूप में स्कूल से बाहर जाएं। चाहे वो हम बहुत फ्रेजाइल जोन में रहते हैं हिमालय के, इकोसिस्टम्स को लेके हो, इकोलॉजी को लेके हो, एनवायरनमेंट को लेके हो, या जो हमारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, चाहे वो जेंडर माइनॉरिटीज का सवाल हो, वो ट्रांसजेंडर का सवाल हो, या वो इस तरह के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको लेके वो सेंसिटिव हो, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको हम कहते हैं। और तीसरा अभी जो हम, और मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, तो हम अभी इस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं कि कुछ एक स्किल्स ऐसी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ रहें, जिसमें कि वो कम से कम कम्युनिटी में काम कर सकें, ग्रुप में काम करना आए, एक अच्छा कम्युनिकेशंस, अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशंस के फॉर्म वो कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो। तो इन सारी चीजों को लेके अभी हम आगे बढ़ यही रहे हैं। जैसे कि हमारी एनईपी में भी यही सारी जी, चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग हाँ, और ये जो 4 C's की जो बात की गई जी, जी, है जी, ना, वो आप। तो मैंने जब आपसे बातचीत की तो बहुत सारी बातें आपने बताई कि कितना यूनिक चल रहा है आपका स्कूल, कितनी कितनी चीजें आप लोग और बच्चों को ही, आप 9 से 12 तक के बच्चों को इवन डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व करते हो। ये बहुत ही अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी कदम है, मैं ये बोलूंगी। तो आप जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि आप किस तरह से उनको आगे एक्सपोजर जो आपने अपने विजन बताए, किस तरह से वो उसकी ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे अब आपके यहाँ ले रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं वो, है ना? तो किस तरह से वो कर रहे हैं, आप बताएं। क्या क्या आपने बहुत सारी चीजें उस दिन हमसे जब हम लोग बात हाँ। कर रहे थे तो डिस्कस किया, मुझे अच्छा लगा। तो उषा जी, जैसे ना मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था, अगर मैं और ऑडियंस तक ये बात रख सकूं, तो ये जो हम लोगों की समझदारी अभी इवॉल्व हुई है, लगातार जो हमारे मेंटर्स हैं एजुकेशंस में या अलग अलग स्पेसेस में जो काम कर रहे हैं, और उधर पिछले 1 साल से टीच फॉर इंडिया के साथ जो हम लोग काम कर रहे थे, लगभग इंडिया में अलग अलग 15 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया कि एक तो चैलेंज ये है कि स्कूल एजुकेशन अपने आप में बहुत सारे चैलेंज ये है कि हमारे बच्चों को तैयार नहीं कर रहा है जिस तरह से उनको होना चाहिए या जो रिक्वायरमेंट है समाज में। तो उसके लिए ये था कि वो कैसे ये सारी चीजें कर सकें। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं स्कूल्स में अभी हूँ। स्कूल के पीछे आज जबकि रक्षाबंधन का त्योहार है, तो हमारी 11th और 12th के साथी हैं। 12th के साथियों ने लगभग 30 अपनी कम्युनिटी के बच्चों को बुलाया है और वहां पे वो अपने एक बच्ची का बर्थडे है, रक्षाबंधन मना रहे ओह। हैं। और वो बच्चे ऐसा नहीं है कि इसी स्कूल्स के हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में या और स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, और वो रेगुलर पर डे बैठते हैं
उनको मदद करते हैं अलग अलग स्किल्स में। वो रीडिंग स्किल्स भी हो सकती है, वो किस तरह से वो बात करें। तो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जैसे बच्चे काम कर रहे हैं। कोरोना की जो सेकंड वेव थी उससे पहले लगभग हमारे जो साथी अभी आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, या प्रमोद अभी उस प्रोग्राम को एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो 21 के करीब गांवों में जो नानकबता है उसके सराउंडिंग में जो 21 गांव हैं वहां पे हमारे बच्चे अपनी कम्युनिटी में कम्युनिटी सेंटर या कम्युनिटी लाइब्रेरी चलाते थे। तो जब वो ऐसा करते थे तो वो घर से बाहर निकलते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करते थे, घर में जाके पेरेंट्स को कन्विंस करते थे आपके बच्चों को क्यों भेजना है, वो लेसन प्लान बनाते थे, वो एक्टिविटी डिजाइन करते थे। तो और उसके बाद वो हमें स्कूल्स में आके ये बताते थे, जब स्कूल्स में आके वो बैठते थे तो हमें वो बताते थे कि हमने क्या सीखा। जैसे इनमें से एक साथियों ने हमें ये सिखाया कि मैं जब बच्चों को नहीं संभाल पाई तो मुझे ये लगा कि जरूर मैंने अपना जो लेसन प्लान है या जो मैंने अपना प्लान है उस पर मेहनत नहीं की है। तो हम एज ए टीचर्स जो हम दूसरी तरफ बैठते हैं, हमें ये समझ आया कि अगर हम अपनी क्लास नहीं सही से मैनेज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम अपने लेसन प्लान या अपने जो भी हमारा क्राफ्ट होना चाहिए हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं या साथियों को कम्युनिटी से कनेक्ट हो सकें। दूसरा जो भी एक्सपोजर हो सकता है, देश में अलग अलग चीजें जो चल रही हैं, जैसे हमारे बच्चे खुद, सॉरी बच्चे कहना शायद साथियों को अच्छा नहीं लगे, हमारे लर्नर्स अपने स्कूल्स में दीवार पत्रिका एक निकालते हैं। दीवार पत्रिका यहाँ जगह जगह आपने भी देखा होगा, अलग अलग नामों से जाना जाता है, और उसका फिर रिजल्ट एक न्यूज़पेपर के रूप में आता है। तो उसमें स्टूडेंट्स अपनी कम्युनिटी की रिपोर्ट भी करते हैं, जिसमें वो ये भी देखते हैं कि महिलाओं को किस तरह से ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। आज रक्षाबंधन के दिन ये बात करनी शायद और ज्यादा रिलेवेंट है। सही बात। हाँ, या वो ये कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, या वो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, और हमें बहुत मदद मिलती है उसको क्लासरूम में भी, जो करिकुलम है उसको भी एक्सप्लेन करने में। तो बच्चे अपना खुद ही अपनी कम्युनिटी से ये सारी चीजें करते हैं। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने पिछले 1.5 साल से एक स्कूल इन सिनेमा करके इनिशिएटिव है। वैसे तो हम लगभग 9 साल से बच्चों के साथ सिनेमा हमारे करिकुलम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो अगर हमें कोई चीज एक्सप्लेन करनी है तो उसका अच्छा मीडियम ये होता है, जैसे अगर मुझे क्लास 10th में एक चैप्टर है पावर शेयरिंग, तो उसमें श्रीलंका का केस है कि सिंगलीज और तमिल के बीच में क्या स्ट्रगल था। तो ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है, तो उसके लिए अगर मैं उनको कोई मूवी दिखा दूं उस कॉन्फ्लिक्ट पे, तो मद्रास कैफे अगर मैं दिखा सकता हूं तो फिर साथियों की समझ बहुत क्लियर होती है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, नहीं तो कैसी कंडीशन हो सकती है। तो हम जैसे एक और चीज है कि सिनेमा को देखना, अब धीरे धीरे हमारे साथी क्या करने लगे हैं, सिनेमा बनाने लगे हैं। जैसे अभी एक समुदाय है, कम्युनिटी है गुज्जर, जो कि नोमैड्स भी हैं, तो दूध का काम करते हैं। तो वो गर्मियों में हमारे नजदीक आ जाते हैं, फिर वो जंगलों में चले जाते हैं, पानी की कमी होती है। तो हमारे बच्चों ने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और वो डॉक्यूमेंट्री क्लास 10th के साथियों ने बनाई। और तो इस तरह की चीजें हम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। और अभी और भी चीजें, जैसे अभी पी साईनाथ का एक स्टूडेंट है पारी करके, उनके साथ कोलैबोरेशन है, तो वो अभी हमारे स्टूडेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि रूरल जो एरियाज में जो चीजें डॉक्यूमेंट नहीं हो पाती हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करें। और ये डॉक्यूमेंट करते करते हम अपने सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं उसको समझ सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स आए, हम और क्रिटिकली सोच भी सके हमारे समाज को लेके कि किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, हम कहाँ हैं, जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और सोसाइटी में जो हो रहा है उनके बीच में क्या अंतर है। तो हमें लगता है ये जो पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है सेंसिटिव सिटीजन बनाने का, जो हम सोचते हैं, तो उसके बहुत नजदीक है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें की गई हैं, जैसे सेकेंड वेव से पहले हमारे इन साथियों ने गाँव में मेले लगाए, पुस्तक मेले और विज्ञान के मेले। तो हमें हमारे एक मेंटर्स हैं आशुतोष जी, वो हमें मदद करते हैं। बच्चे जिसमें कि हैंड ऑन जो भी कभाड़ से जो हम कहते हैं विज्ञान की एक्टिविटीज बनाना, तो उसको बनाते हैं, फिर वो कम्युनिटी में ले जाते हैं। और बच्चों के अंदर भी उत्साह होता है, एक नए गांव को जानते हैं, और लोगों के अंदर भी ये उत्साह होता है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जब बच्चे हर शख्स को अलग लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप गांव में गए तो जैसे एक तो हम नानकबता में रहते हैं, मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पंजाबी भी हैं, यहाँ बंगाली भी कम्युनिटी के हैं, यहाँ पहाड़ी कम्युनिटी के भी हैं, और जो मूल निवासी यहाँ के थारू कम्युनिटी के लोग हैं। तो बड़ा मजेदार था उषा जी, जब एक बच्चा 50 साल या 60 साल की दादी को, जो कभी स्कूल नहीं गई थी, वो कोई मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा था,
और उसके लिए वो या तो पंजाबी लैंग्वेज को यूज कर रहा था। ओह, तो ये जो है कि बच्चे खुद अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद अपने टूल डिजाइन कर रहे हैं, खुद अपनी मेथोडोलॉजी बना रहे हैं, तो इन सारी चीजों में बड़ी मदद मिल रही है। जैसे आपने एक्सपोजर्स के लिए कहा कि अभी हमारे बहुत सारे साथी टीच फॉर इंडिया का एक किड्स एजुकेशन रेवोल्यूशन वीक होता है, तो जिसमें वो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज एक वीक में कराते हैं। तो बहुत सा हमारे 15 के करीब स्टूडेंट लीडर वहां पे गए थे। तो जब उन्होंने उन एक्सपोजर्स को देखा जिसमें लगभग साहिन मिस्त्री हों, एजुकेशन में काम करने वाले लोग हों, या CNN के फरीद जकारिया हों, या उन्होंने अलग अलग बच्चों के प्रोग्राम को देखा, तो उन्होंने सोचा क्या हम अपनी कम्युनिटी में ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक साथी ने वहां पे देखा कि वहां पे एक पूरे वर्कशॉप में उनको दिखाया गया कि फैक्ट और फेक में क्या अंतर होता है। तो उन साथियों ने आके यहाँ क्लास में अपने साथियों के साथ ये सेशंस किया, डिसेमिनेट किया उस चीज को, हाँ, ना जो सीख के आए, तो और हाँ, सब में भी और अवेयरनेस आ रही है। तो वो एक उस इकोसिस्टम को रीच कर रहा है जहां स्टूडेंट के पास सिर्फ एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है, जब वो उसको अपनी पीयर लर्निंग में कर रहे हैं तो और इम्पैक्टफुल तरीके से हमें ये दिख रहा है कि वो इंजॉयबल स्पेस है। जैसे कल का मैं एग्जांपल दूं तो हमारी क्लास 11th के साथी थे, उनको ज्योग्राफी उनका एक सब्जेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि क्लास 6 के साथियों को सोलर सिस्टम्स में कैसे हमारे प्लेनेट किस सीक्वेंस में है, क्यों डे नाइट होता है, टाइम क्यों चेंज होता है, इसके लिए उन्होंने एक वर्कशॉप डिजाइन किया। तो उन्होंने खुद ही अपने जूनियर्स को विदाउट टीचर्स के इंटरफेयर के उन्होंने खुद ही मैनेज किया, और लगभग मेरे ख्याल से 1.5 आवर का वो एक वर्कशॉप था और फीडबैक बहुत अमेजिंग था। तो वो इस तरह से तो ये तो लीडरशिप खुद ही ले ली उन्होंने, है ना, और उसमें खुद रिसर्च भी की होगी अच्छे से, है ना। और आप देखिए, जब बच्चा बच्चे को सिखा रहा है, चाहे वो 10वीं का और 6ठी का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो क्या हो रहा है कि जब बच्चे बच्चे को सिखा रहे हैं, वो उनके स्तर पर आ जाते हैं, उनको पता है कि हम कौन सी चीज फेस किए थे प्रॉब्लम, तो क्या वो बिल्कुल बराबरी के स्तर में वो चले जाते हैं, और वो जो है टीचिंग जो है वो एंजॉयबल हो जाती है और बच्चों को समझ आने लगती है। आप और भी बात बता रहे थे कि किस तरह से बच्चे वो गड्ढे में से क्या कुछ बता रहे थे आप उस दिन कि मतलब वो पूरा उतर के देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों डीजनरेट नहीं हो रहा सब कुछ, है ना। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ना ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ काम करते हुए और खुद एंगेज होते हुए सीखा है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट में जानने की इच्छा और हर दिन नया जानने की एक इच्छा है। तो हम एजुकेटर्स के लिए ये चैलेंज है कि हम जो ये एपिटाइट है, ये जो भूख है उनकी, उसको कैसे शांत करते हैं। तो अगर ये भूख अगर हम शांत नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है स्कूल्स स्पेस उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहेगा और उनके लिए कोई वो दूसरा स्पेस क्रिएट कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैलेंज में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आपने हिमालयन फेलोशिप के बारे में बताया कि उसकी तरह क्या हम और लोगों की टीम क्रिएट कर सकते हैं, जहां स्टूडेंट सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेट ना बने बल्कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट बने। वो पूरे उस इकोसिस्टम में, चाहे डिसीजन मेकिंग में हो, चाहे टीचर्स को फीडबैक देने में हो। जैसे अभी मैं जो एक क्लास में मैं बच्चों के साथ रेगुलर एंगेज करता हूं, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने के बाद हमने उनसे कहा कि आप हमें फीडबैक दीजिए। तो बच्चों ने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत बार ये बताई गई है। कभी बच्चों ने कहा कि सर जो आप एग्जाम्पल देते हो चैप्टर के साथ वो बड़े यूजफुल होते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आप वो एग्जाम्पल देते तो हो लेकिन मैं एग्जाम्पल तो याद रहते हैं, मैं चैप्टर भूल जाता हूँ। तो हाँ, हमारे लिए फिर वो चैलेंज होता है कि आप कैसे वो चीजें, हाँ। तो बहुत बार बच्चों ने कहा है, कभी मैं अपने साथियों के सामने आपसे कह रहा हूँ कि कभी बच्चों ने कह दिया कि सर आप कुछ आगे बैठे हुए बच्चे हैं, कुछ गर्ल्स हैं, आप उनको ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, पूरी क्लास को नहीं करते हैं। तो फिर क्लास में ये बात बताई गई तो बच्चों को भी लगा कि हाँ ये तो सही नहीं है। तो फिर हमने कहा कि भाई कैसे भागीदारी हो। अच्छा। तो आप देखिए उसका असर ये हुआ, क्योंकि जो बच्चे बहुत तैयारी करके लाते थे अपने चैप्टर की, जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंट होते थे। तो उन्होंने अपने स्पेस को इस मामले में जरा सा अपने आप को बैक किया और औरों को स्पेस दिया। ये सच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये चीजें अक्रॉस ऑल द स्टूडेंट क्लास में हो रही हैं। ये बहुत चैलेंजिंग है, हम इनिशियल लेवल पे हैं और इसमें उषा जी बहुत सारे, जैसे ना हम जो रूरल स्पेस में जो स्कूल्स हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट टीचर रेशियो का, और तीसरा सवाल है कि टीचिंग में जो लोग आ रहे हैं
वो क्या चीजें अपने विजन्स में लेके आ रहे हैं, यस, क्या आप टीचिंग। जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल स्कूल चला रहे हैं सर, है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्कूल, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और मैं अपने हस्बैंड से भी बात करी थी तो उन्होंने कहा कि हमें तो चलना चाहिए वो खुद टीचर हैं कॉमर्स के ना, तो हम दोनों थोड़ा इस तरह के चलो चले देखने कहते नहीं ज्यादा दूर नहीं है, 6 घंटे का रास्ता। मतलब व्हेन आई स्पोक टू यू एंड आई टोल्ड हिम, अभी तो कई चीजें मिस कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे की बात पहुंचाते हैं आधी बात से कट जाती है। उसके बावजूद ही रियली लाइक्ड द विजन, द कॉन्सेप्ट, द वे यू आर टेकिंग इट डिफरेंटली। ये बहुत ही अच्छा तो लगता है, लेकिन चैलेंज जैसे आप कह रहे हैं ये भी है। और उसमें टीचर्स के सिलेक्शन के लिए आपको जरूर जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, क्योंकि एक साधारणतः जो टीचर आ रहे हैं और जिस तरह के आपको चाहिए, जरूर। हाँ बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उषा जी को तो बच्चे, जैसे हम हमारे कम्युनिटी लाइब्रेरी के लीडर्स ने उषा जी के जानते साथ एक हैं। सेशंस किया था। उसके बाद जब हम ना एक लाइब्रेरी में गए बुक्स लेने, दिल्ली में एक लाइब्रेरी है बुक फॉर ऑल, उनके साथ अच्छा। हमारा कोलेबोरेशन है, तो हमें वो हम उनके बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और वो हमें बुक्स देते हैं हमारी लाइब्रेरी के लिए। तो जैसे ही हम गए तो एकदम से हमारी एक साथी थी, उनकी नजर पड़ी, अरे उषा चावला जी की बुक है। हमने कहा नहीं ये तो ले चुको, बच्चे उससे कनेक्ट होंगे। तो बिल्कुल आप लोग आइए, और हम भी ये चाहते हैं। और उषा जी, हम लोगों ने ना अभी कुछ सालों में एक चीज और भी सीखी है, मतलब मैं भी ये भी साझा करना चाहूंगा, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाँ। कि पहले क्या होता था कि हम लोग अपने स्कूल्स को बहुत ज्यादा, और ये रहता है, शायद आप भी जानती हैं कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपने इंस्टीट्यूशन को ओपन नहीं करते हैं पब्लिक स्क्रूटनी के लिए। बहुत हेजिटेंट होता है, क्लास में नहीं भेजते हैं। अब अभी हम लास्ट 4 ईयर से, अगर कोई इंडिविजुअल हमसे कहता है कि हमें आना है, तो हम अगले कहते हैं आप आ कब रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ठीक है। जब वो आएंगे, हमारे फीडबैक। इंस्टीट्यूशंस में आएंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो हम तो रोज देख रहे हैं ना उस चीज को, जो उनका पर्सपेक्टिव होगा देखने का, वो जो हमें मिलेगा वो तो उनसे ही मिल सकता है। तो इस चीज ने जरा सा, इसने भी हमें मदद करी है। और हाँ। हम शायद ओपन हुए हैं, हम भी ओपन हुए हैं, तो इसका असर शायद हमारे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनमें भी दिख रहा है। वो भी ओपन हुए हैं कि चैलेंजिंग जो लर्निंग है वो एक डिसिप्लिन, एक इंटरडिसिप्लिनरी है, वो बहुत ही एक्सटेंटिव है। अब तो उसका एक एडवांटेज हमें भी मिला है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग आएंगे तो हमारे लिए भी एक अपने आप में वो जो फीडबैक मिलेगा हमें और अच्छा करने का, या जो हमारा विजन है हम कहाँ उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं और कैसे सही से जाया जा सकता है, तो डेफिनेटली हमें वो एक दृष्टि मिलेगी। और टीचर्स के सिलेक्शन पर आपका क्या विचार, फिर आप कैसे करते हो, कितने टीचर्स इस वक्त हैं आपके पास और कितने बच्चे हैं? मतलब सी, ये एक फैक्ट है कि टीचर्स अगर आपकी बहुत वैसी होंगी ना जैसा आप चाहते हैं, तो डायरेक्शन और अच्छी निकल जाएगी। वहां पर कहीं पर कोई दिक्कत लग रही है आपको, या आप उनका बहुत अच्छे से ट्रेनिंग पहले करते हैं अच्छे से, ताकि आपके साथ वो चल सके, विजन के साथ मैच करते हुए टीचर्स हों? और चूंकि बढ़ता हुआ स्कूल है, आप लोग चारों मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई भी टीचर का जो है रोल अगर कहीं भी थोड़ा खिसकता है पीछे, तो आपके ऊपर उसका मैसिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आप तेजी से बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमारे जो जितने भी साथी अभी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लॉकडाउन से पहले तो हमारे पास 45 के करीब थे, अभी हम लोग 32-33 के करीब लोग हैं। तो हम लोगों के अलावा जो टीचर्स हैं, तो सब लोग बहुत कमिटेड हैं। मतलब ये लोग ऐसे कमिटेड हैं कि आप देखिए कि ना वो संडे देखते हैं और ना सही वो बात। फेस्टिवल देखते हैं। और तो ये तो कमिटमेंट है कि कुछ टीचर तो सुबह, अगर उनको दिन में स्पेस नहीं मिल रहा है, तो सुबह 6 o'clock भी क्लास बुला लेते हैं। तो और बच्चे भी आप देखिए कि 12 किलोमीटर से बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, वो साइकिल से आ रहे हैं, और वो 6 o'clock पे क्लास करने भी आ जा रहे हैं। तो हम डेफिनेटली बहुत लकी हैं इस मामले में। कल ही मैं अपनी क्लास में देख रहा था, टीचर्स को पूरा फीवर आ रखा है, और जब मैंने देखा वो पूरी बॉडी उनकी बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन उसके बाद भी वो क्लास में थे कि अगर मैं नहीं मेहनत। जाऊंगा। हाँ, तो हम बहुत अच्छी लकी। बात है, हाँ बहुत ज्यादा, अच्छी बात है। तो ज्यादातर मतलब ये, क्योंकि ये जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, मैं ये सिर्फ कमलेश अग्रवाल नहीं बोल रहा है, मैं एक इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे बोल रहा सही हूँ। बात। मेरी जगह अगर चंद्रशेखर जी बोलते, या कमलेश जी बोलते, या कोई भी, अगर वर्षा भी बोलती या प्रमोद भी बोलते, तो वो यही, मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ, मैं कलेक्टिवली वॉइस हूँ, ये कोई इंडिविजुअल्स का नहीं, मामला आई नहीं कैन है। अंडरस्टैंड, आई हाँ, कैन तो अंडरस्टैंड। वो इसी कारण से हो पा रहा है कि टीम में इन चीजों को करने का, और शायद वही लोग इसीलिए काम, अब सिलेक्शन हम कैसा कर पाते हैं, तो वो तो एक चैलेंजिंग हम लोगों के लिए भी रहता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बताया हिमालयन फेलोशिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हम हाँ। उसके लिए फेलोज ढूंढ रहे हैं।
तो जब हमने ये बताया कि उसमें हमें फेलोज क्यों कह रहे हैं, हम टीचर्स क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप लर्नर हो, उसमें आपको स्टूडेंट के फीडबैक और स्टूडेंट के साथ काम करते हुए सीखना है। तो जब हम ये बताते हैं कि इस तरह से आपको सीखना है, तो उनको लगता है कि यहाँ तो जरा सा समय देना पड़ेगा। तो रादर देन कि ये एज्यूम करने की जगह कि यहाँ पे हमें सीखने का मौका मिल रहा है, उनको लगता है कि हमें तो बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी क्लास से पहले आना है, फिर उसके बाद भी हमें बैठना है, दिन भर का एक सेशंस है जहां हम अपने प्रोग्राम मैनेजर्स के साथ फीडबैक देंगे या लेंगे लेसन प्लान पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम जिन रीजन्स पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ना उषा जी, ये शायद मैं अपनी तरफ से भी इंट्रोस्पेक्ट करूं कि जो टीचिंग्स में हम लोग इतने कम हम उनको एडवांटेज या उनको इकोनॉमिकली लिबर्टी दे पाते हैं, फ्रीडम, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी कहें, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे डेडिकेटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको उनको फाइनेंशियली भी उनको सोचना नहीं पड़ेगा, उनको फ्रीडम होनी चाहिए। अब जब हम रूरल स्पेस पे काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो फीस नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अभी हैं लॉकडाउन में, उन लोगों के जॉब छूट चुके हैं, वो दिल्ली, मुंबई, पुणे से वापस आ चुके हैं। तो आप अभी तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है जब आप, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन से चलता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप, और दूसरा ये होता है कि गाँव में आपको यहीं से लोगों को के साथ ट्रेन करना है, उन्हीं के साथ चलना है, या उस प्रोसेस से वो सीखें, तभी वो लॉन्ग टर्म इस इकोसिस्टम में रह पाएंगे। तो आउटसोर्सिंग भी बहुत ज्यादा इस तरह से एक रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि हमारा ये भी एक एक्सपीरियंस है कि टीचिंग का मतलब सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने से ज्यादा बच्चे के उस सोशल बैकग्राउंड को, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को समझना भी है। और वहाँ के टीचर होंगे तो वो वहाँ समझेंगे उनकी समस्या क्या है, वो उससे इग्नोरेंट नहीं है ना, वो जानेंगे उसको। ये एक चैलेंज है, बट अगेन हम ब्लेस्ड हैं कि बहुत डेडिकेटेड और सीखने वाले साथी हम लोगों के साथ हैं इस पूरे कोहॉर्ट में, और हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन हाँ, जर्नी जारी है कि और इसको कैसे और लोगों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, जो लोग हमें भी या हमारे स्टूडेंट साथियों के साथ काम करते हुए इस स्पेस को, जिसे हम कहते हैं कि सीखने का चस्का लगा सकें, और जिनको सीखने का चस्का हो, तो वो जर्नी अभी भी हमारी जारी है जी। हाँ, सही बात। और इवन आप कह रहे थे कि चूंकि बच्चे 11th-12th में हैं, वो आगे क्या कोर्स लेंगे, क्या करियर लेंगे, उसके लिए भी कई यूनिवर्सिटीज आपके पास आती हैं, बच्चों को बताती हैं। अशोका यूनिवर्सिटी ने, आप बताइए उनके बारे में। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। आपने किस तरह से लोगों को बुलाया, आप बताएं। एक तो फॉर्चुनेटली हमारा जो इकोसिस्टम्स है, क्योंकि जेएनयू आईएमसी के लिंक होने के कारण भी, और फिर TFIX टीच फॉर इंडिया के लिंक होने के कारण की जगह जगह स्कूल्स की जो भी एक्टिविटीज हैं, और ये जो 2 साल का लॉकडाउन है, इसने बहुत, क्योंकि पहले तो हम जो क्लासरूम में पढ़ा रहे थे वो चीजें सिर्फ क्लासरूम में हो रही थी, तो जब वर्चुअल होने लगी, बच्चों के फीडबैक वर्चुअल आने लगे, वो सोशल मीडिया में जाने लगे, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग एजुकेशन को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं, उनको लगा कि यहाँ पे स्पेस है काम करने का और हमें कनेक्ट होना चाहिए। तो एक तो हमें कंटिन्यूसली बहुत सारे इंडिविजुअल्स का सपोर्ट मिला, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे अभी आप कह रहे थे अशोका यूनिवर्सिटी ने अभी लिबरल एजुकेशन में क्या कैरियर है, हम लोगों के साथ एक वेबिनार किया। तो और जो भी हम लोगों के साथी कहीं अदर यूनिवर्सिटीज में है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटीज में है, कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज में है, तो या कोई दुबई में है, वहां अगर जो बाहर भी प्रोफेसर लोग हैं, हम उनसे बच्चों को एक तरह से कनेक्ट करा रहे हैं। शायद इसी जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें देवेंद्र मेवाड़ी जी आएंगे, तो उनकी एक बुक है, तो अभी साथी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उससे बात करेंगे। कथा कहो, बहुत अच्छी है, एक लाइन ही में अटक जा रही हूँ मैं, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। इतना डीप है वो, इतना सही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो तो साइंस और सोशल साइंस, फिक्शन, नॉन फिक्शन का एक तरह से मिलन है वहाँ। तो उषा जी, वो बेसिक वही है कि हम बच्चों को एक इन्फॉर्म चॉइसेस दे सके कैरियर के मामले में भी। जैसे अब क्लास 11th में जब बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने थे, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज था। तो अगर बहुत सारे बच्चे, ठीक है हम कहेंगे वो मान लेंगे, लेकिन हमें था कि उनके पास क्या कैसे उनको इन्फॉर्म चॉइसेस मिले। तो हमने लगभग इस सीरीज में 4-5 बच्चों के साथ वेबिनार अलग अलग लोगों ने करे। तो हम जो कर सकते थे उसके अलावा, तो उनको सब्जेक्ट्स को डिसाइड करने में
भी मदद मिल आसान नहीं पाई। होती भाई। आप हाँ जितने एक्सपोजर देखिए, हर आदमी हर बच्चा अलग है। और हाँ अगर वो 11वीं में बल्कि 10वीं में अगर मिल जाए ना, तो एक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि वो कौन सा लाइन लेंगे। कई बार ह्यूमैनिटीज का लाइन है या कहाँ पर है, तो 10वीं में अगर उनको पता लग जाता है ना धीरे धीरे, तो वो उसी तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर एक ऐसी स्थिति होती कंफ्यूजन की कि क्या लें। और फिर उसके बाद दोबारा से ये होना चाहिए 11वीं जब खत्म होती है, क्योंकि 12वीं में तो उसके लिए एंट्रेंस ये एंट्रेंस वो के लिए बहुत जी। सारी हैं। हाँ, तो ये चीजें जरूरी हैं बहुत। तो आप लोग अपने स्कूल के बच्चों को मतलब इतनी जद्दोजहद के साथ ये काम हो रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन मतलब करके दिखाना है। ये जो एक आपके अंदर वो जो दिख रहा है जज्बा, जरूर आप लोग इसमें कामयाब होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और कुछ आप जो कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं लोगों से, मतलब कई बार होता है ना, मुझे माइक मिले और मैं बता दूं लाइक डू दिस यार, मत, क्योंकि नहीं हाँ लेकिन देखिए एक टीचर्स के लिए तो ना बोलने का स्पेस मिल जाए तो आप जानती हैं कि तो बोलते जाओ। बहुत हाँ बहुत सारी चीजें बहुत रहती सारे हाँ। हैं। मैसेज ना मेरा यही है कि अगर रूरल जो स्पेस है ना वहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि वो एक कनेक्ट है एनवायरनमेंट से और बहुत सारी चीज़ों से। शायद शहरों के बच्चों को अलग तरह का लग्जरीज हों, लेकिन ये जो लग्जरी है, जो इन्वायरमेंट की लग्जरी है और कम्युनिटी से कनेक्ट होने की लग्जरी है, शायद वो नहीं है। तो हमें ना रूरल स्पेस पे जरूरत है उन लोगों की जो इस तरह का काम कर सकें और जिनमें ये दीवानगी हो, क्योंकि ये बेसिकली काम तो नहीं है, ये एक अलग तरह का मिशन मोड है, और लेकिन मजा बहुत आता है इसमें, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। हाँ तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप लोग बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं या आपके पास कुछ इस तरह की एक्सपीरियंस है जो आप बताते हैं, जो आपको लगता है कि बच्चों के साथ किया जाए तो उससे सीखने को लेके या अपनी दुनिया को देखने की एक समझ पैदा होती है, तो आपका स्वागत है, आप लोग आइए। हम्म और चाहे वो वर्चुअल स्पेस हो चाहे वो फिजिकल स्पेस हो, हम आप लोगों का स्वागत करना चाहेंगे। बस एक यही है, क्योंकि हमारा ये अपना अनुभव रहा है। हम्म, जब जब लोग आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के, बहुत फर्क पड़ता हाँ, तो वो अपने आप में हम एक एक तरह से एक हमारी जो नैरो अंडरस्टैंडिंग होती है, और एजुकेशन का मतलब तो वही है जो रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि भाई हम एक एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बृहत हो सके, तो बकाया तो कैरियर की चॉइसेस हों और जिंदगी में और सारी चॉइसेस हों, तो बहुत बहुत सारा आसान हो जाती हैं। बहुत। तो यही एक, हाँ, यही एक मेरा मैसेज है कि आप में से जो लोग भी अगर इस तरह की चीजों में अगर आप हमें एडवाइस दे सकते हैं, हमारे बच्चों को मेंटर्स सिप दे सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को भी ढूंढ रहे हैं जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स को कम से कम मेंटरशिप दे सकें। अभी हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक जाएं कि अगर एक स्टूडेंट जर्नलिज्म में कैरियर परस्यू करना हाँ चाहती है या चाहती है, तो अगर कोई जर्नलिस्ट मेंटर मिल जाए, हाँ अगर कोई स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से इंटरेस्ट है वो निकालना चाहती हैं, तो कोई अगर प्रोफेसर या कोई वहीं की कोई स्टूडेंट्स अगर उनको मेंटर कर दे, जिसमें वो वीक में एक बार ही बच्चे से बात कर ले, तो हमें ये लगता है कि ये चीजें हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह का स्पेस नहीं मिल पाता है। ऑल दो इंटरनेट ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, पिछले 2 साल में सब कुछ चेंज हुआ है। जैसे उषा जी भी हमारे साथ शायद, हाँ, तो वो सारी चीजें। इंटरनेट ने मुझे तो बहुत कुछ दे दिया। इंटरनेट ने इतने लोगों से हाँ, मुलाकात, जान पहचान, है ना। तो ऐसे ही हम्म, आपके बच्चे भी, मैं मिली थी तो मुझे अलग ही दिखे थे उस दिन भी। मैंने आपको बताया कि मतलब मुझे अच्छे लगे, शार्प लगे और मतलब समझदार लगे। तो ये सब आप ही की बदौलत हो रहा है। आप लोग सब मिलकर जो कर रहे हैं, ये कम नहीं है। और अलग रास्ते पे चलना, द रोड लेस ट्रेवल्ड, है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और आप बहुत मेहनत करें और ज़रूर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मेंटर्स ऐसे मिलेंगे, पूरा मेरा यकीन है। ये बात ज़रूर धीरे धीरे फैलेगी, है ना। तो ये मंच इसीलिए बनाया गया कि आप जैसे लोगों से लोग रूबरू हों, देखें, है ना। कई लोग हैं, ये जाने वीडियोस कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। तो वहां से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन और भी जुड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो आपका कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतनी गहरी बातें बताई। और एकदम अलग हटकर जो काम हो रहा है आपके स्कूल में, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पर उपस्थित और भी जो लोग हैं उनसे जानना चाहूंगी, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है कमलेश जी से तो आप पूछ सकते हैं।
उससे पहले कोई क्वेश्चंस आए ना, बस मैं आपकी लास्ट बात पे जरा सा ऐड ये हाँ, करना चाह रहा था बताएं कि बताएं। हमारे कारण स्टूडेंट नहीं, मतलब मैं अगर इसको जरा सा 22 वर्षा देखूं तो जी। शायद स्टूडेंट्स के काम करने के कारण, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने काम को लेके जो कमिटमेंट है, उसी के कारण शायद ये पॉसिबल है कि मैं आपके सामने हूँ। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, हमारे पास वो विजन्स था, हम एक रीजन्स थे, नहीं, लेकिन आप हाँ। देखिए, हम तो मीडिएटर का काम करते हैं ना, मैं तो ये जानती हूँ, हम्म, वे ईश्वर चाहता है हाँ। उस बच्चे तक पहुंचाना, है ना, तो वो हमें खड़े कर देता है, आपको खड़े कर दिया, आपके साथी खड़े, ये ईश्वर प्रदत्त है कि आपको मोटिवेशन मिली, आप पहुंचे, है ना। और हम्म, बच्चों की तरफ से खींच होती है ये, कि भाई उनका होगा और उनके अंदर जो इच्छा शक्ति है ना, वो आपको करने पर मजबूर कर रही है। व्हेन यू सी चिल्ड्रन, दे आर really hungry for these things, for knowledge, then definitely if a person like you is there, तो definitely he will work. तो ये दोनों तरफ है, वाइस वर्सा जो आप कह रहे हैं, ये दोनों तरफ से ही लागू होगा। आप कोशिश